हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो सीटेट पेपर साइंस 2 का रहेगा और ये आपका प्रीवियस पेपर ओरिजिनल पेपर रहेगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। आप भी पढ़ लीजिए एक बार। इंग्लिश में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। इनमें से करेक्ट कौन सा करेगा, जल्दी से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला कह रहा है कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका मतलब सुकड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। क्या करती है, उपास्थि करती है क्या? नहीं जी। अगला देखिए, हार्ड स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म्स द स्केलेटन। इसका मतलब मसल्स। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, पेशी है क्या वो? ये मिलान करना है भाई साहब। पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच कैन बी बेंड, रिब केज है। इसका मतलब कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, पसली पिंजर कहेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे देखिए। उसके बाद है डी, ऑप्शन नंबर डी, join the chest bones and back bones together to form and in cluster। इसका मतलब वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। इसका मतलब अस्थि। इनमें से मिलान करिए। देखिए मेरे दोस्तों, मैं बात करता हूं यहां पर, जो सिकुड़कर और स्थिर होकर शरीर की गति में सहायता करती है, तो वो कौन सी होगी भाई साहब? जल्दी से देखिए, बताइए। पहले इसमें आपको करना क्या है, आसान सी चीज देखिए, जो सबसे आसान होता है उसको पकड़िए पहले। अच्छा, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, कंकाल ये यहाँ पर बात आ रही है, कंकाल और स्केलेटन सिस्टम होगा। इसका मतलब हड्डियों की बात हो रही है। तो इसका मतलब बी का जो मैच मिलेगा वो किससे मिलेगा भाई साहब? फोर्थ से, मतलब अस्थि, मतलब कि बोन से मिलेगा। ठीक है जी। ये वाले का स्ट्रक्चर कहाँ से मिलता है, ये। ठीक है जी। तो यहाँ देख लीजिए, आपका बी के अंदर जो होगा वो फोर्थ होगा। तो भाई बी में फोर्थ यहाँ भी नहीं है। ठीक है जी। यहाँ है और यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। और चलिए, उसके बाद कह रहा है, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। भाई ऐसा कंकाल का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसे झुकाया जा सकता है? तो भाई साहब, जो आपकी कार्टिलेज होता है ना, इसको थोड़ा सा बेंड किया जा सकता है ना। इसको क्या किया जा सकता है? बेंड किया जा सकता है। तो लिखा हुआ पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बेंड। ठीक है जी। उसके बाद कहा है कि वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। इसका मतलब जो आपका किसकी बात कर रहा है, जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर फ्रॉम द इनक्लस्टर। इसका मतलब ये वाला जो होगा, ये किससे मैच खाएगा? तो दोस्तों, जो डी वाला मैच खाएगा वो किससे खाएगा? ये होगा पसली पिंजर, जिसको हम बोलते हैं रिब केज। क्या बोला जाता है? रिब केज। ठीक है जी। जो आपका ये रिब केज जो होता है ना, उससे कनेक्ट होता है। और ये पिछला वाला भाग भी, ठीक है, जो चेस्ट बोन्स होती है, सामने होती है चेस्ट बोन होती है, अभी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझिए। और उसके बाद एक बचता है, सिकुड़कर स्थिर होकर शरीर की गति में सहायता करता है। तो वो कौन सी होती है? पेशी होती है। इसका मतलब मसल्स होती है। भाई मसल से आप घूमते हो, फिरते हो, ऊपर नीचे होते हो ना, तो इसका मतलब क्या होगा भाई साहब? सिकुड़ना और स्थिर होना शरीर की गति में सहायता करती है पेशियां, मसल्स। और आपको जो स्ट्रक्चर देने का काम कर रही है पूरा का पूरा, और जो कठोर बना रही है, तो वो क्या होगा? स्केलेटन सिस्टम, अस्थि होती है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई साहब कि कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, वो क्या होती है भाई साहब? थोड़ा मसल कर, वो कौन सी होती है? उपास्थि। इसको बेंड किया जा सकता है थोड़ा सा। उसके बाद कह रहा है कि भाई साहब आपके रिब्स के से कनेक्ट होता है आपका मेरुदंड जो होता है, और प्लस सामने वाली जो चेस्ट की हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, यहां से समझिए थोड़ा सा। देखिए आपसे क्या कह देता है, यहां मैं इसके बारे में दो दो चार चीजें आपको बताने वाला हूं, समझिए। देखिए आपसे पूछने लगे कि टोटल नंबर ऑफ बोन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स किसके अंदर मैं बात कर रहा हूं? ह्यूमन के अंदर। ठीक है जी। आपके अंदर मैं बात करता हूं, या हम कहते हैं एडल्टहुड में। ठीक है जी। आप युवावस्था में हो, आपके अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं, टोटल हड्डियों की संख्या 206 है। आपसे पूछने लगे तो आपको बताना है। यदि आपसे कहने लगे कि सबसे सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, विच इज द बिगेस्ट बोन, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होती है मेरे दोस्तों फीमर। क्या होती है? फीमर। ये होती है जांग की हड्डी। अब की बार कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे। पिछला क्वेश्चन आया था, अब की बार ऐसे पूछ सकता है। समझिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। मैं आपसे कहने लगूँ सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो होती है भाई साहब आपका स्टेप्स बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं। ठीक है जी। ये होती है कान में। कहाँ होती है? कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। सबसे बड़ी हड्डी का नाम होता है मेलियस, दूसरी होती है इनकस, तीसरी होती है स्टेप्स।
समझिए, और समझिए क्या कह सकता है, आपसे कह सकता है स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है जी मेरे दोस्तों, क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आपसे कह सकता है कि सबसे सबसे कठोर हड्डी, ठीक है जी, सबसे कठोर हड्डी जो होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन होती है, वो जबड़े की बोन होती है भाई साहब, जॉ बोन। ठीक है जी, जबड़ा होता है सबसे कठोर। आपसे कहने लगे कि भाई साहब, क्वेश्चन बनता है जैसे, कहने लगे कि हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं, तो हड्डियां जो मिलकर बनी होती हैं CaPO4 प्लस CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर आपकी क्या बनी होती है दोस्तों, हड्डियां बनी होती हैं। समझिए, और क्या क्वेश्चन कह सकता है, यदि आपसे कहते हैं बच्चे में हड्डियों की संख्या, बच्चे में हड्डी, तो बच्चे में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 से अबव होती है भाई। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन आपसे कह सकता है इनमें से। आप देखिए बेटा, जैसे नॉर्मली आपकी जो हड्डियां होती हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जो आपकी 206 हड्डियां होती हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है वैसे। एक्सोस्केलेटन होती है, एंडोस्केलेटन, इससे अलग होता है। एक तो होता है एक्सियल बोन, एक्सियल बोन होती हैं, और एक होती है अपेंडिकुलर। क्या होती हैं, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर जो बोन होती है वो 126 होंगी, ये टोटल 206 हैं, और ये कितनी होती है, 80। अब इन 80 हड्डी जो होती है भाई, 80 जो हड्डियां होती हैं, इनके अंदर ही आपकी कौन कौन सी बोन आती है, जो कुल होता है खोपड़ी। ठीक है जी, कुल होगा। और दूसरा क्या होगा, आपका जो रिब्स होगी, ठीक है, रिब्स मतलब पसली। और भाई साहब आपकी वर्टिब्रेट्स होंगी, वर्टिब्रेट्स, या वर्टिब्रल हम बोल सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखकर, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, ये छाती के अंदर होती है, तो स्कूल में होती है 29। ठीक है जी, रिब्स होती हैं आपकी 24, और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है 26, और स्टेर्नम एक। आप टोटल करके देख लीजिए, आपका ऐड करने पर ये आपके 80 बैठेंगी। ठीक है जी, समझिए भाई साहब, ध्यान रखें, आपका स्कूल जो होगा, ठीक है, उसमें हड्डियां 29, रिब्स के अंदर 24 होंगी, वर्टिब्रल जो होंगी वो 26 होता है, स्टर्नम की जो एक हड्डी होती है उसमें कितनी कितनी होती है, एक होती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें। ऐसे इसके अंदर होता है फोर लिम, हिंड लिम, फोर लिम दोनों हाथ बोलेंगे, और एक होता है हिंड लिम, हिंड लिम जिसको हम बोलते हैं दोनों पैर। ध्यान रखें बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान रखें, फोर लिम आपका दोनों हाथ, और हिंड लिम दोनों दोनों पैर। तो फोर लिम हिंड लिम हो गया, इसमें होती है भाई साहब आपका लगभग 60 हड्डी तो होती है दोनों हाथों में, और 60 हड्डी किसमें होती है भाई साहब, 60 होती है आपके दोनों पैरों के अंदर। और कुछ और क्या होते हैं, कुछ ग्रिडल्स होती हैं, ग्रिडल्स होती हैं जो कितनी होती है, मेखलाएं जिसको हम बोलते हैं, उनकी संख्या होती है 6। ठीक है, कुछ मेखलाएं होती हैं। तो देख लीजिए भाई साहब, ऐड करके टोटल मिला करके आपकी कितनी होती है, 206। आपको यदि इनसे संबंधित आपको PDF चाहिए, तो आपको भाई साहब 9992619864, ठीक है जी, 9992619864 पर आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भाई साहब प्रोवाइड करा दी जाएगी PDF। ठीक है जी, आपके भले के लिए कार्य कर रहे हैं भाई। चलिए, कुछ भी क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हड्डियों से। एक बार क्वेश्चन कहा गया था भाई साहब, कनेक्शन आपसे पूछने लगे, कनेक्शन ऑफ बोन टू बोन। ठीक है जी, बोन टू बोन आपसे पूछने लगे, तो उसको हम बोलते हैं भाई साहब, उसको बोला जाता है लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है जी, और आपसे पूछने लगे कनेक्शन, कनेक्शन आपसे पूछने लगे बोन टू मसल्स। ठीक है, हड्डियों से मांसपेशियों का जोड़ क्या कहलाता है, और हड्डियों से हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं भाई टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। विशेष तौर पर ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको उसमें मिल जाएंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते क्योंकि पेपर सॉल्व कराना है। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। जल्दी से देख लीजिए भाई साहब, क्वेश्चन सभी देख लीजिए। ऐसी कौन सी ग्लैंड्स होती है जो दो से अधिक हार्मोन सीक्रेट करेगी। पहले समझिए, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, यहां पर हार्मोन समझिए, हार्मोन्स का काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, वृद्धि
और विकास में जो हेल्प करता है वो कौन करता है दोस्तों? हार्मोन्स करते हैं। यहां पर देखिए आपकी एड्रिनल ग्रंथि भी होती है, पीयूष ग्रंथि भी होती है, अग्नाशय ग्रंथि भी होती है, थायराइड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल, प्यूटरेटरी, पैनक्रियाज और थायराइड। थोड़ा सा समझिए, इसका जनरली मैं आंसर आपको बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हार्मोन्स निकालती है वो निकालती है भाई साहब आपका पीयूष ग्रंथि। कौन सी निकालती है? इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि में। ठीक है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड। समझिए, दो चार चीजें मैं इसको क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इनसे भी आपके बार पूछने लगे आपसे। देखिए, मैं यदि एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करता हूं या एड्रिनल ग्लैंड्स की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, जो ग्लैंड्स होती है, सबसे पहले बात करते हैं, ये किडनी के ऊपर है। किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ना जी। जो हमारी किडनी होती है ना, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे आपका सैम का बीज होता है, उस पर एक स्ट्रक्चर सा होता है ना, उस पर होगी। चलिए, इससे क्या होता है? इससे हार्मोन्स निकलता है। एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ओडोलडो हार्मोन। क्या बोलते हैं? ओडोलडो हार्मोन। ओडोलडो, करो मरो। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं फ्लाई एंड फाइट, डू एंड डाई। तो ये वाले जो हार्मोन्स हैं वो आपके किससे निकलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड से। और इससे लगभग 3 से 4 हार्मोन्स निकल रहे हैं। आगे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है भाई साहब, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि है ये। मास्टर ग्रंथि होती है, इसको इसको हम बोलते हैं इट इज अ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, यह एक मास्टर ग्रंथि होती है। सभी ग्रंथि को मास्टर हम कह सकते हैं। और मास्टर तो है, कहां पर पाई जाएगी? ब्रेन के अंदर। कहां पर पाई जाती है? ब्रेन में। ठीक है जी। अच्छा, सबसे छोटी भी होती है ये, सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है भाई साहब? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, गुरुजी गलत बोल रहे हो। देखिए क्या होता है, एक होती है पीनियल ग्लैंड्स, और वो भी ब्रेन के अंदर होती है। पीनियल ग्लैंड्स होती है, उसको हम बोलते हैं शरीर की जैविक घड़ी। और जो ये हड्डी हो, सॉरी, ये आपकी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ये जो होती है, ये आपके पूरी बॉडी का कंट्रोल करने का काम करेगी। इसका मतलब आपके साथ कोई भी कंडीशन हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपको भूख लग रही है, आपको बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको एनालाइज कराने का काम जो करती है, ये आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। वहीं से आपको डरने लगने लगा तो आप एक ऑटोमेटिक सा हार्मोन्स रिलीज करने लगेगी। आपको खुशी हुई तो खुशी वाला हार्मोन्स आपको रिलीज करने लगेगी। जैसे डोपामिन हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ये सारे हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा वो आ जाए तो आपको पीनियल ग्लैंड्स लगानी है। और मैं क्या कह रहा हूं कि भाई साहब, ये आपकी इंटरनल ग्लैंड्स, इसका मतलब कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। कैसी है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोलते हैं भाई साहब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है दोस्तों। ठीक है जी, समझिए। आगे आता है अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज। भाई साहब, पेनक्रियाज जो होती है, ये आपकी क्या होती है? एक प्रकार से मिक्स ग्लैंड्स है। कैसी ग्लैंड्स है? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड्स को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि दोस्तों। और मिश्रित ग्रंथि जो होती है, ये एंजाइम्स भी निकालेगी और हार्मोन्स भी निकालेगी। और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो एंजाइम निकालेगी, और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो क्या निकालती है? हार्मोन्स निकालती है। अब जैसे लीवर है, लीवर आपका कोई भी हार्मोन्स निकालता, एंजाइम निकालने का काम करेगा। परंतु आपका जो अग्नाशय होता है पेनक्रियाज, ये हार्मोन्स भी निकालेगी और एंजाइम भी निकालेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कह देता है भाई साहब, एक इंसुलिन हार्मोन्स होता है। कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन। बहुत सारी चीजें भाई साहब, डाइजेस्टिव सिस्टम जो वाला पार्ट है या फिर जो ग्लैंड्स वाला पार्ट है, उसके अंदर मैंने सारा कुछ नोट्स बना रखे हैं, और वहां पर आप इनको देख सकते हैं। देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये अग्नाशय से निकलेगा। और दूसरा, एंजाइम के तौर पर मैं बात करूं तो भाई साहब जल्दी से बता दीजिए कौन सा एंजाइम निकलेगा? देखो, आपने सुना होगा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, यहीं से निकलने का काम करता है, तो ध्यान रखें। अच्छा, उसके बाद होता है थायराइड। और थायराइड जो होता है भाई साहब, ये आपका ये वाली ग्लैंड्स होती है सामने गले में। थायराइड होता है एक पैराथायराइड, हिंदी में बोलते हैं अवटू। तो गले में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है ये, और ये थायरोक्सिन हार्मोन्स निकालने का काम करेगी। ठीक है जी, कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन्स निकालने का काम करेगी। और यहीं पर होता है आपका गलगंड, गलखंड एक रोग होता है, गॉटर एक बीमारी होती है, सारी बीमारी जो होती है यही तो। ठीक है जी दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखिए दोस्तों, कौन सा ट्रू है, क्या कह रहा है? पहला देखिए, आपको भाई साहब चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप कहीं भी किसी भी जगह देखते हो
कि वन लाइनर क्वेश्चन हम करेंगे तो शायद हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत थोड़ी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। देखिए कह रहा है कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, इसका मतलब ऑल मेटल आर सॉलिड। भाई ये बात गलत है। क्यों गलत है? देखिए सभी धातु हमने पढ़ा है कि हम ये कह सकते हैं जर्नली मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं। ये बात हमने पढ़ी है। कब पढ़ी थी? 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़ी थी। ये पढ़ा होगा कि भाई साहब जो आमतौर पर जो धातुएं होती हैं सॉलिड होती हैं। सभी धातुएं जो होती है आघात वर्धता का गुण पाया जाता है, ऐसा सुना होगा आपने। तन्यता उनके पाई जाती है उनके अंदर। ठीक है जी, उनके अंदर इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ये होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी। परंतु देखो यहाँ पर जब सभी लगा दिया तो ये बात गलत होगी। क्यों? ये छोटी छोटी बारीकियां भाई साहब देखता है। देखिए क्योंकि आपके सामने एक होती है मरकरी, क्या होता है जिसको हम बोलते हैं पारा। ठीक है, Hg। ये जो मरकरी होता है भाई साहब है धातु, परंतु किसमें है? लिक्विड फॉर्म में। तुम कह रहे हो भाई साहब ठोस है। ये बात तो गलत होगी ना। ठोस कहाँ है, सॉलिड कहाँ है? ये कभी नहीं होता। हाँ ये दिक्कत है कि जर्नली कह देता तो बात ठीक थी, तो ये बात गलत होगी। कथन सही टाइट करना भाई। अगला देखिए सभी धातुएं कठोर होती हैं। भाई साहब ये बात भी गलत है। हम पढ़ते हैं कि जर्नली धातुएं जो होती है, जर्नली मेटल्स और सॉलिड, आमतौर पर धातुएं कठोर होती हैं, परंतु सभी नहीं कह सकते। एक आध दो अपवाद चलता है, एक्सेप्शनल चलता है। सुनिए तो मैं आपके सामने बता देता हूं। आपका एक होता है आपका सोडियम। क्या होता है दोस्तों? सोडियम। ये भी एक धातु है, परंतु ये आपकी कठोर नहीं है भाई साहब। ये चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काटना, इससे चाकू से काटा सकता है। ये बात भी गलत हो जाती है। अगला देखिए सभी अधातुएं गैस हैं। ये बात तो भाई गलत कह रहा है ना। ये बात भी गलत कह रहा है कि सभी अधातु गैस कहाँ हो सकती है भाई साहब। बहुत सारी धातु हैं। हम कार्बन ही कह सकते हैं। ठीक है, धातु होता है। कार्बन के दो स्वरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। परंतु कार्बन की हम बात करते हैं, कार्बन कहाँ भाई साहब आपका गैस फॉर्म में पाया जाता है। चलिए आगे, ये बात भी गलत होगी। अगले कह रहा है कि सभी अधातुएं तन्य नहीं होती। भाई साहब ये बात सही है कि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इसका मतलब डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। धातुओं के अंदर डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। यही कह रहा है कि सभी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, तो तन्यता गुण नहीं पाया जाता। ये बात सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 4 होगा। ठीक है जी दोस्तों, समझ में आ रहा है? क्योंकि कहा गया है कि आपकी धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, डक्टिलिटी पाई जाती है, परंतु अधातुओं के अंदर तन्यता गुण नहीं पाया जाता। यही बात उन्होंने कहा है। ठीक है जी, चलिए आगे तरफ चलेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब। आपसे कहने लगे, सुनिए, आपसे कहने लगे एक आघात वर्ध्यता होती है। आघात वर्ध्यता किसके अंदर पाई जाएगी भाई साहब? सबसे ज्यादा आघात वर्ध्यता, जिसको हम बोलते हैं बच्चा मेलेबिलिटी, ये पाई जाती है आपके धातुओं के अंदर। अब सभी के नहीं पाई जाती भाई साहब, गलत ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे कहने लगे कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा धातु है जिसकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा कौन सा मेटल होगा जिसकी डक्टिलिटी या डक्टाइल जो होगी, तन्यता जो होगी, वो सबसे ज्यादा होती है। तो भाई साहब बता दीजिए ऐसा कौन सा होता है? तन्यता बता दो भाई साहब। दोस्तों वो होता है आपका सोना। क्या होता है? सोना, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, AU से डिनोट करते हैं। भाई साहब बताया जाता है 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। इस पर आपसे कहने लगे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो धातु है बता दो। तो भाई साहब वो आपकी जो एक मेटल होता है जिसको हम बोलते हैं भाई साहब सबसे अच्छा होता है, वो होता है आपका सिल्वर। सिल्वर को बोलते हैं चांदी। अच्छा बच्चों ध्यान रखें, चांदी आपको ना मिले तो आपको फिर लगाना एल्यूमिनियम। ठीक है जी, तो ध्यान रखें भाई साहब, आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद कॉपर भी लगा सकते हैं, फिर एल्यूमिनियम भी लगा सकते हैं, चांदी होती है। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें। एक क्वेश्चन है आपसे मैं पूछने लगूं कि सोना जो होता है, सोने को किस में घोला जा सकता है? किस में घोला जा सकता है? ठीक है, मतलब इसको किस में डिजोल्व किया जा सकता है, इसमें घोला जा सकता है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए भाई साहब क्या होता है। एक होता है, आपको पता हो नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर हमें बता देता हूँ, एक्वा रीजिया। क्या होता है? एक्वा रीजिया होता है ये, जिसको हम बोलते हैं HCl प्लस HNO3। एक्वा रीजिया बनता है भाई साहब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाने पर एक्वा रीजिया बनता है भाई साहब। इसमें सोने को घोला जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, अब तो नहीं करते हैं, सभी क्लेवर हो गए। पहले समय में जब हमारे बड़े बूढ़े जो लोग होते थे, अम्माएं होती थी,
तो गांव के अंदर एक व्यक्ति आता था कि भाई अपने आभूषण साफ करा लो। तो पूछते थे भाई कितना रेट लेगा, वो कहते थे भाई अम्मा बस तू 100 दे देना। मैंने कहा, ना भाई तू तो ज़्यादा ले रहा है। अम्मा को बात नहीं, जितना तेरा मन करे उतना दे दे। तो वो 60 से 70 रुपये में राजी हो जाता था। अब अम्मा को ये नहीं पता था कि भाई साहब कितनी बड़ी घपलेबाजी करने वाला है ये व्यक्ति। उसके बाद उसके पास एक लिक्विड होता था, जो केमिकल है, HCl+HNO3, और वो अपने उस आभूषण को लेकर उसके अंदर डालता है। और डालने के उपरांत जो आपका उसकी लेयर होती है सोने की, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पिघलने लगता है। अब उसके जो ऊपर वाले जो कण थे, या फिर इसका मतलब जो परत है, वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, नीचे बैठ जाती है जाकर के। वो साफ करके दे देता है, ताई खुश हो जाती। ताई ले तेरा सामान मैंने बहुत अच्छे से साफ किया है भाई। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, 10 रुपये तू फालतू लेके जा। उसको ये नहीं पता यदि उसने 5 से 10 तोले सोना ले लिया है, तो लगभग लगभग उसने यदि उसने आधा तोले भी सोना ले लिया, तो भाई साहब आज के रेट से 30,000 रुपये का है। ध्यान रखें भाई, ऐसा काम ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है कि वाई कोई मानव निर्मित रेशा है, फाइबर है, जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। अब नेचुरल चीज ऐसी क्या हो सकती है? इनमें नेचुरल चीज तो नहीं हो सकती भाई साहब, पर कहता है मानव निर्मित है। मैं जूट कपास की कहता हूं तो मनुष्य ने नहीं बनाया भाई ये। परंतु मैं बात करता हूँ एक रेयन क्या होता है, इसका आंसर जो होता है रेयन होता है। यदि मैं कह सकता हूँ आपसे रेयन कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, यदि मैं आपसे बात करूं तो ये प्राप्त किया जाएगा भाई साहब, आपने सुना होगा कि लकड़ी जो होती है, मतलब पेड़ जो होता है, पेड़ की छाल। अब पेड़ की छाल में क्या होता है, एक सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज। ठीक है जी। पेड़ की छाल में सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज से जो क्या बनाया जाता है भाई साहब, का रेयन बनाया जाता है। ठीक है जी। तो आंसर होगा क्या भाई इसका? ये आंसर होगा। ठीक है जी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। आप एक बार देख लीजिए, सभी सभी देख लीजिए क्या क्या है। ईंधन ABCD ईंधन है। ऊष्मीयमान है भाई, इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। उच्च होगा, मॉडरेट होगा, मॉडरेट होगा, या फिर निम्न होगा। सॉलिड होगा, गैस होगा, द्रव्य होगा। हाई होगा, मॉडरेट होगा, या फिर लो होगा। ठीक है। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? मतलब आप घर में ईंधन के रूप में जो प्रयोग करते हो, इनमें से कौन सा करोगे? ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी? सर जी ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें समझ में कैसा आएगा? देखो इसमें ना आपको जनरली दिमाग लगाने वाली बात होती है। आपको पता है कि भाई घर में आप इतनी बड़ी आग तो जला नहीं सकते, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत ही, कम से कम आपको किसी आग की जरूरत होती है, एक कह सकते हैं मीडियम टाइप में। ठीक है जी। और आप कहाँ घर में ईंधन का लिक्विड का तौर पर यूज करते हो? भाई LPG का सिलेंडर है, गैस के तौर पर तो कर रहे हो आप। समझ रहे हो? चलिए तो ध्यान रखना, नॉर्मल समझ लो कि भाई साहब घरों की बात कर रहा है, तो भाई साहब ऊष्मन उच्च नहीं होगा, उच्च होगा तो भाई साहब जल जाओगे आप। ठोस होगा, ठोस में भाई साहब क्या जला रहे हो ये बताओ? चलो ठोस भी मान लो, अब लकड़ी भी जलाई, तो भाई ऊष्मन उच्च कहाँ होगा? ज्वलन ताप उच्च होगा भाई साहब। यदि उच्च इतना होता है जो लगभग 20 फुट तक आपको जला दे, ये बात तो गलत हो गई। मध्यम होगा, चलो मान लिया ये बात। गैस होगा, ये मान लिया। परंतु भाई साहब ताप उच्च नहीं होगा। यदि ताप इतना ज्यादा उच्च होता तो भाई साहब आप खाना भी नहीं बना सकते थे, यदि आपको ईंधन का यूज करते आप उसको ताप भी रहे हो। ठीक है जी। आगे कह सकते हैं भाई साहब ऊष्ममान मध्यम होगा। हाँ ये बात ठीक है, गैस के तौर पर यूज भी करते हैं हम, ये बात ठीक है। और मध्यम आपका ज्वलन ताप भी होगा, तो मध्यम मध्यम काम चलना है भाई साहब, तभी काम चलना है। इसका मतलब निम्न भी नहीं होगा और द्रव्य नहीं, चलो वो तो हम कह सकते थे, परंतु ध्यान रखने का आंसर जो होगा सी। भाई साहब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? थर्ड। कौन सा होगा दोस्तों? थर्ड होगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? स्पीसीज restricted to particular area are referred to as endangered species, insect species, endemic species, या फिर migratory species। इसका मतलब संकटापन्न स्पीसीज, विलुप्त स्पीसीज, विशेष क्षेत्र स्पीसीज और प्रवासी स्पीसीज। ठीक है। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में, उसके एरिया में, और विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज है। आपसे कोई भी क्वेश्चन कह देता है कि भाई साहब आपके गांव में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति है, तो आप कह दोगे ना भाई साहब फलानी प्रजाति है। आपसे कहने लगे भाई साहब अपना ये फरीदाबाद एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कहीं भी, जैसे आपको असम के कहते हैं, असम में क्या पाया जाता है, और सर जी एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है, तो उस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है ये। तो उसको क्या कहेंगे भाई साहब, जहाँ पर एक स्पेशल प्रजाति पाई जाती हो, तो भाई साहब उसको क्या बोलेंगे?
विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या बोला जाता है? जहां पर एंडेमिक स्पीसीज, जहां पर विशेष क्षेत्र में एक स्पीसीज मतलब उस एरिया में एक प्रजाति पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, मतलब कि जो विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसको बोलते हैं स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है जी। संकटापन्न स्पीसीज और विलुप्त स्पीसीज और एक प्रवासी स्पीसीज, इनमें समझिए। जैसे मान कर चलो भाई 100 कोई जानवर हैं, ठीक है जी, 100 जानवर, और 100 में से आपके 50 रह जाते हैं, तो वो भाई संकट में आ रहे हैं। ठीक है जी, संकट में आ रहे हैं, 100 में से कम कम तो जा रहे हैं भाई, घटते जा रहे हैं। तो 50 का ऐसे मान के चलो 20 रह गए, संकट में चल रहा है भाई साहब, तो वो संकटापन्न है, इसका मतलब एंडेंजर स्पीसीज है। यदि आपसे कहने लगे कि 100 वाले ये यहाँ से वहां घूम रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो वो प्रवासी हो गए भाई, घूम रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं। उसके बाद विलुप्त, विलुप्त ऐसा होता है भाई साहब 100 में से ऐसा समझ लो खत्म ही हो गए, मतलब खत्म हो जाए ऊपर जाती, तो वो विलुप्त प्रजाति होती है। और विशेष क्षेत्र स्पीसीज बोलती है जो विशेष क्षेत्र में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। धातु एक्स धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रिया metal X displays metal Y from its salt solution, but it is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. इनमें से सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, जो ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा वो दूसरे की चीज को क्या करता है? रिप्लेस करता रहता है। कहना चाह रहा है भाई साहब आपका सबसे ज्यादा कह रहा है कि एक्स धातु वाई को लवण विलयन से स्थापित कर देता है, ठीक है जी, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से स्थापित करने के योग्य नहीं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा जेड हो गया। फिर क्या हो गया? उससे छोटा क्या होगा? उससे छोटा वाई हो गया और उससे छोटा होगा एक्स। इसका मतलब सबसे बड़ा इसको स्थापित नहीं कर सकता है। उसका आंसर क्या हो जाता है भाई साहब? सबसे ज्यादा अभिक्रिया धातु कौन सी है? इसका मतलब जेड होगा। थर्ड कौन सा आंसर होगा भाई साहब? थर्ड आंसर होगा। ठीक है जी दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है जी, तो क्या कहेंगे भाई साहब? यह आभासी और समान साइज का होगा, ठीक है जी। यह वास्तविक और आवर्धित होगा, ठीक है जी। यह आभासी और आवर्धित होगा, ठीक है। कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका मतलब ये आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ऑप्शन देखिए, इट विल बी वर्चुअल एंड सेम साइज। सेकंड, इट विल बी रियल एंड इन लार्ज। इट विल बी वर्चुअल एंड इन लार्ज, और नो इमेज विल बी फॉर्म। इसका मतलब देखिए यहाँ समझ गए, किसी बिंब में प्रकाश करने किसी पृष्ठ पर गिरती है भाई, पृष्ठ पर गिरती है, ठीक है, कोई पृष्ठ है मान लिया। अच्छा जी, पूर्णतः विस्तृत ढंग से विस्तृत हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद और ये भाई साहब ये विस्तृत हो रही है पूर्ण रूप से, ठीक है। और विस्तृत का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज हो रही है ना, फैल रही है, यहाँ से ऐसे चल रही है, ये डिफ्यूज होगी, ठीक है। तो आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे? जो इमेज बन रही है, इसका मतलब ये कैसी इमेज बनेगी? यहाँ इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? तो आभासी समान बनेगी, तो भाई साहब इसमें इमेज ही नहीं बनेगी कोई, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई साहब? लाइट क्या हो रही है? डिफ्यूज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रही है? विस्तृत हो रही है। देखिए, यदि लाइट डिफ्यूज नहीं होती तो आपसे हम कह सकते हैं भाई साहब कोई भी इमेज जो होती है इस संसार में, भाई इस संसार में दिखने वाली प्रत्येक वस्तु ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। प्रकाश का परावर्तन के कारण ही आज आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, और इस संसार में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, आपके आसपास जो बुक, पेन, कॉपी कुछ भी है, ये सभी प्रकाश के परावर्तन के कारण आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मेरे दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक होता है, कोई भी सतह हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, खुरदरी हो सकती है, प्लेन हो सकती है, कोई नॉर्मल आप डाल लीजिए। भाई साहब कोई भी लाइट आएगी वो एक माध्यम, उसी मीडियम में चलेगी, एक लाइट आकर के उसी वापस उसी माध्यम में निकल जाए, उसी को हम बोलते हैं भाई साहब प्रकाश का परावर्तन। ये एंगल आई बन जाता है, इंसिडेंट रे होती है। एक एंगल आर होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आपतित कोण और परावर्तित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण। इसी के कारण आप यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ आप आंख से देख रहे हो, वैसा आपको वो दिखाई देगा उसी जगह पर जहां पर वो एक्चुअल में है। परंतु रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें मीडियम चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो लाइट होती है रेयर टू डेंसर जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, वो फंडा पूरा का पूरा आप उसके अंदर खा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल
मतलब ह्यूज बॉक्स है, मतलब कि अपने कमरे या फर्श में रखे किसी विशाल बॉक्स, मतलब कि कोई वजन बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। ठीक है जी, रेशमा को शुड हैव अप्लाई फोर्स विच इज द ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, मतलब कि इन फोर्सों में से सबसे ज्यादा फोर्स, किससे ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए रेशमा को। ठीक है जी, मतलब कि ऐसे मान के चलो कोई भी बक्सा रखा हुआ है यहाँ पर, कैसे करके क्यूब रखा हुआ है, और भाई रेशमा यहाँ खड़ी हो जाती है, तो ये रेशमा खड़ी हुई है, अब रेशमा ने इस पर हाथ लगाया ऐसे, और रेशमा इसको फोर्स कर रही है। तो देखिए भाई, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी मस्कुलर फोर्स होगा, नहीं भाई, ये ज्यादा लगाने कह रहा है। सुन लीजिए क्या कह रहा है कि अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित में से सबसे अधिक, किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा भाई। तो देखो ये फोर्स लगाएगा, इसका मतलब ये लगाएगा भाई आपका मस्कुलर फोर्स, मतलब कि मसल्स का फोर्स लगा रहा है। भाई उसकी बाजू में दम है तभी तो उसका सरका सकता है उसको। तो कमजोर इंसान से बोलने लगे कि इस आटे के कपड़े को उठा दे यहाँ से। हेलो, हेलो, देख ली दोस्तों, देखिए देखिए, तो कौन सा होगा, कौन सी गतिज ऊर्जा होगी, कौन सी होगा, ये स्थैतिक घर्षण होगा, इसका मतलब स्टैटिक फ्रैक्शन होगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखना ये वाला फोर्स होगा, ये मसल्स लगाएगा, मसल्स फोर्स लगाएगा इस पर के, और ये इतना फोर्स लगाना चाहिए कि इससे ज्यादा फोर्स लगना चाहिए, यही कह रहा है कि किससे अधिक बल लगाए तो इससे ज्यादा अधिक बल लगाएगा। चलिए आगे की तरफ चलिए, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं जी कि सर आप ही आप क्वेश्चन पढ़ते रहते हो, हमें नहीं पढ़ने देते हो। पढ़ लीजिए बच्चों, देखिए कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत उच्च होता है। ठीक है जी, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। उसके बाद ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है जी, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच। सेकंड, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। फोर्थ, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ पर मुझे एक सीधा सीधा आंसर लिख रहा आ रहा है, आपको ये बात पता होगा, सुनिए, आपको ये बात बिल्कुल पता होगा कि जो साउंड होती है, साउंड को साउंड को चलने के लिए, मतलब ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड को किसकी, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, जैसे मान चलो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ठीक है, ये किसी माध्यम से आ रही है, या फिर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई बच्चा सुन रहा है, तो मेरी आवाज़ को जिस वजह से सुन रहा है वो एयर के माध्यम से सुन रहा है, मेरी आवाज़ वहाँ तक एयर के माध्यम से जा रही है, ये मीडियम में होता है भाई साहब। यहाँ पर मैं वैक्यूम बना देता, बिल्कुल हवा सब कुछ खत्म कर देता हवा को, तो भाई साहब मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। क्योंकि आपने कभी देखा भी होगा, यदि आपने कभी देखा है किसी भी आप गाड़ी के अंदर बंद हो जाते हो, ठीक है, और आप शीशे वीशे लगा लेते हो, तो आप थोड़ा बहुत बोलते हो ना, तो भाई साहब कुछ आवाज़ जो होती है आपकी बाहर नहीं जाती है, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती, बहुत कम आती है, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें ऐसी जगह होती है जहाँ से एयर निकल सकती है, तो आवाज़ चली जाती है। परंतु आप ध्यान रखना, जहाँ आपका एयर का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वहाँ साउंड भी आपकी
चलेगी नहीं, एयर नहीं जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, ये बात गलत है भाई। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, क्योंकि भाई साहब ये बात तो सही है, ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, ये बात सही है आपके हिसाब से, बताइए। बात तो सही है भाई साहब, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में सही कथन करना है, तो बात यही तो है। बाकी की ये सारी चीजें क्या हैं, गलत है भाई। इतना समय नहीं है जितना मैं पूरा कर सकता। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होती है पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, है बात सही है। तो साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये बात सही है, तो कथन ये वाला सही है, आंसर सही है। अगला देखिए, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है। इसका मतलब इंग्लिश में पढ़िए, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही वैसे लिख रखा है उसको हिंदी में हीन करके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जिसमें से बिजली थोड़ी बहुत गुजर जाए, पुअर कंडक्टर है मतलब गरीब गरीब है ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हम कह सकते हैं लोहा को, चांदी को, सोना को, एल्यूमिनियम को, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है इनमें से, परंतु पुअर कंडक्टर पूछ रहा है, समझिए इनके अकॉर्डिंग। छोटी का जल, ठीक है जी, मान लिया थोड़ा बहुत पहुंच जाएगा। शैम्पू, ठीक है जी, और बांचा शैम्पू में नहीं जाएगा। शहद है, यहाँ भी दिक्कत आएगी। अगला कह रहा है, एक मैं चीज बताऊं भाई साहब, जिस चीज के अंदर ना इम्प्योरिटीज होती हैं वहां से तो क्या होता है आपका करंट फ्लो कर सकता है। जैसे मान के चलो मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने नमक मिलाया, तो यदि मैं पानी के अंदर, देखो नॉर्मल जब पानी पीने का था तो उसमें थोड़ा बहुत करंट जा रहा है, ठीक है, परंतु जैसे मैं नमक मिला दिया अब उसमें क्या होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। इसका मतलब कहते हैं चालक बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन सकता है जब आपने नमक मिला, क्योंकि इंप्योरिटीज मिल जाती है ना, समझिए। तो इसमें क्या कह रहा है, शहद। चलिए अगला देखिए कि लवण, विलयन, नींबू का रस, सिरका, चलो मान लिया। अगला देखिए शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल, चलिए। उसके बाद कह रहा है चीनी का विलयन, सिरका और नींबू का रस, ठीक है। आपको पता होगा ना एसिड जो होते हैं, एसिड एसिड गुड कंडक्टर, हम कर सकते हैं एसिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात मैंने पढ़ाई है भाई पिछली क्लास में, देखिए एसिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड वाले टॉपिक में देखना, वहां पर मैंने टॉपिक के अंदर बताया है, के नोट्स भी हैं। तो एसिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनसे गुजर सकती है। अब देखो देखो यहाँ पर सिरका है, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं खट्टा एक टाइप में हो सकता है, नींबू में होता है, और चीनी का विलयन भाई साहब, चीनी का विलयन मतलब पानी के अंदर चीनी मिला रखी है। अच्छा शैम्पू है, वनस्पति तेल, इनमें हो सकता है ना। और भाई साहब आपका लवण, विलयन, नींबू का रस, सिरका, इसमें हो सकता है, परंतु लवण विलयन भाई साहब इसमें नहीं हो सकता, चीनी का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, नींबू का रस का, सिरका है। तो आंसर जो होगा भाई साहब वो कौन सा होगा, सेकंड आंसर होगा। कौन सा होगा, क्योंकि कह रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेमन जूस है और विनेगर है, इनसे आपका क्या हो सकता है भाई साहब, आपका बिजली गुजर सकती है। और कैसी, मतलब कैसी गुजर सकती है, हीन बिजली, मतलब कि पुअर कंडक्टर हो सकते हैं ये वाले। ठीक है जी दोस्तों, चलिए चलिए, सब पुअर कंडक्टर की बात कर रहा है भाई साहब। पुअर कंडक्टर कह रहा है ना, शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल। बेटा देखिए यहाँ पर पुअर कंडक्टर की बात करें तो इसका आंसर थर्ड होगा, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल, ये वाले थर्ड आंसर होगा। शैम्पू, वनस्पति तेल, ये तो सारे कंडक्टर हैं, नींबू का रस इनसे गुजर सकता है, इनसे भी गुजर सकता है और इनसे भी गुजर सकता है। तो आंसर नंबर क्या होगा भाई साहब, इसका थर्ड होगा। ठीक है जी, एक बार देख लीजिए, वैसे जहां तक मेरा माइंड कह रहा है ये बात सही है, कहिए ना होकर के कौन सा थर्ड, कौन सा है थर्ड, थर्ड आंसर होगा दोस्तों। शैम्पू, वनस्पति तेल, तेल, आसुत जल, क्योंकि आसुत जल जो होता है डिस्टिल वाटर होता है, उसमें करंट जो होता है कम फ्लो करता है ना, करता भी नहीं है ना भी करता है, हम कह सकते हैं वनस्पति तेल और शैम्पू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है। देखिए नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक, मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंजेस है ना, केमिकल चेंजेस हम कह रहे हैं, केमिकल चेंजेस है। कह रहा है कि भाई साहब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइज केमिकल चेंजेस। देखिए पानी का उबलना, चलिए ठीक है, पानी को उबलना, कांच तोड़ना, ये कहाँ पर भाई साहब केमिकल चेंज है, ये तो है ही नहीं भाई। लोहे को जंगलाना कह सकते हैं, जल को लवण में घोलना, चलिए मान लीजिए, पर भोजन का पचना हम कह सकते हैं, ये भी नहीं है। कागज के टुकड़े 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 करना, ये भी नहीं है। भोजन का पकाना, ये कहाँ है भाई, पकाना नहीं, पचना हो सकता है, पकाना नहीं। भोजन पकाते हुए केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, पानी का उबलना, ये भी कहाँ है, हम जल में चीनी का घोलना, चलो मान लीजिए। लोहे पर जंगला, हाँ ये केमिकल रिएक्शन है भाई साहब। कागज का जलना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पचना, बिल्कुल मतलब ध्यान रखें, ये बात मैंने पूरा बता रखा है आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, ध्यान रखें भाई साहब। ठीक है जी, नोट्स चाहिए बेशक 999
991619864 पर आपको अपना नाम और कोर्स लिख कर भेजना, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। 9992619864। और ध्यान रखना, जब तक आपका एग्जाम रहेगा पूरा का पूरा आपको सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे भाई, ध्यान रखना 20 दिन तक। चलिए, तो भाई ध्यान रखना, लोहे पर जंगला लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें बहुत सारी अभिक्रिया मैंने पिछले वीडियो में लिखवाई है। और कागज का जलना, कागज जलता तभी केमिकल रिएक्शन होगा। और भोजन का पाचन ये भी होगा। देखो ध्यान रखना, लोहे जब जंग लगेगा तो उसमें क्या होगा भाई, सब ह्यूमिडिटी होती है प्लस में एयर होती है, इसकी वजह से लगेगा। कागज का जलना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगा प्लस उसमें क्या होता है, कार्बन वगैरह होता है किसके अंदर, कागज के अंदर। उसके बाद भोजन का पचना, भाई साहब केमिकल रिएक्शन HCl होता है प्लस पेप्सिन, रहने वगैरह एंजाइम मिलते हैं, तब डाइजेशन होता है। ठीक है। और भाई साहब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है एक बार यूज करने के बाद उसका दोबारा यूज ना हो सके। भाई लोहे पर जंग लग जाएगा, अब दोबारा लोहा बना सकते हो, मिट्टी बन जाएगा भाई। कागज जल जाएगा, कागज को यूज कर सकते हो नहीं। भोजन पच गया तो आप दोबारा यूज कर सकते हो नहीं, कर सकते। परंतु ये चीजें हैं जिनमें क्या कर सकते हो, आप दोबारा यूज बना कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नींद कराने की कुछ वस्तु खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही है। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन करती है। उसके रास्ते में उसकी मित्र निकट मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर से आरंभ करती है। और उसकी यात्रा की औसत चाल क्या है? भाई समय लगेगा क्वेश्चन में। चलिए, इसका आंसर आप क्या होगा, 6 किलोमीटर होगा। क्या होगा भाई साहब, 6 किलोमीटर। आप निकाल लीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लवण और जल के मिश्रण को पृथक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विच नॉट, सही नहीं होगा भाई, सही नहीं होगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच विल नॉट बी हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो भाई साहब आपके नमक और जल के घोल को अलग नहीं कर सकती है। ठीक है जी, तो बताइए। देखो बॉइलिंग, भाई साहब बॉइलिंग कर सकते हैं। देखो मान के चलो आपने यहाँ पर नमक और भाई पानी, पानी में नमक मिला दिया तो भाई पानी को उबालो, पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा, निकाल सकते हैं भाई इससे। ये नहीं कि पूछ रहा है किससे नहीं कर सकते। आसवन विधि होता है, इसमें टेम्परेचर वाला पॉइंटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है। आपने पता होगा समुद्री जल को ना इसी विधि से अलग किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। समुद्री जल जो होता है उसमें टेम्परेचर वाला होता है, क्योंकि भाप बनता है, पानी इकट्ठा होता रहता है और अस्थितियाँ नीचे रह जाती है। निस्यंदन होता है वैसा फिल्ट्रेशन, और एक होता है निस्तारण। फिल्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। फिल्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं किसको, यदि पानी और नमक का घोल है तो फिल्ट्रेशन विधि से क्या कर सकते हैं, फिल्टर होता है भाई साहब, अलग कर सकते हैं। फिल्टर होता है, दिल्ली का सारा पानी कैसा होता है, फिल्टर ही होता है। और गंदगी वाला पानी होता है, गंदगी अलग हो जाती है, इम्प्योरिटीज, तो भाई साहब प्योर पानी होता है, अलग हो जाता है। एक होता है निस्तारण। निस्तारण का मतलब होता है निथारना। निथारना नहीं कर सकते। मान के चलो आपने पानी के अंदर और आपने क्या मिला दिया है भाई साहब, आपने मिला दिया नमक। अब जब पूर्ण रूप से घुल गया तो आप ऐसा कर सकते हो भाई साहब, नमक नमक कर रोक लो, पानी को निकाल लो। यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो पानी के अंदर ऑयल मिल गया, और ऑयल मिलने के बाद एक ऑयल अपनी एक परत बना लेता है, तो आप कर सकते हो भाई साहब, पहले पहले ऊपर परत को उतार दो, उस पर से ऑयल की को पानी बच जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, निस्तार। ठीक है जी, डिकंटेशन बोल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है। चलिए, प्रकाश सरल रेखा से गमन करता है, ये बात सही है भाई साहब, प्रकाश सरल रेखा से गमन करता है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आया इसी से, लाइट से, ध्यान रखना। आप बेशक से खोल कर देख सकते हैं। भाई साहब वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद लिख भी रहे हैं चीज़ों को और आपको समझा भी रहे हैं। देखिए उसके बाद कह रहा है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। चलिए मान लिया भाई बात, परंतु इसमें कह रहा है कि गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाना है भाई। क्या बनाना है, छाया। इसका मतलब क्या बनानी है भाई साहब, आपको शैडो बनानी है। तो व्याख्या में किया गया था, मतलब शैडो बनाने के लिए इसमें कौन सा प्रयोग होता है। अबे उच्च चाल से गमन करे या ना करे तुम्हें क्या मतलब है, वो धीरे धीरे प्रकाश आए या तेज आए, छाया तो फिर भी बननी है। आप तो एक धीरे धीरे प्रकाश लगा रहे हो किसी पे और एक तेजी से लगा रहे हो, छाया फिर भी बनेगी, धीरे लगा लो तेज लगा लो। ये तो बात तो भाई फॉलो नहीं करती। उसके बाद कहता है कि प्रकाश 7 वर्णों रंगों से मिलता है। आप काला प्रकाश ले लो, हैं? आप कोई सा कलर ले लो, छाया फिर भी बनेगी भाई। परंतु छाया बनने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कैसा हो, अपारदर्शी, जिससे लाइट गुजर ना सके। गुजर जाएगी तो फिर कैसे बनेगी इमेज, कैसी छाया बनेगी। उसके बाद कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता।
तो भाई साहब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता, ये बात भी ठीक है। तो आपको छाया बनानी है, तो भाई साहब छाया बनाने के लिए आपको एक तो प्रकाश सरल रेखा से गमन करेगा। मान के चलो आपने लाइट यहाँ लगा रखी है, तो ऐसा नहीं है यहाँ आप लाइट लगा रखी है और लाइट जा रही है इधर, सरल रेखा सीधी रेखा से गमन कर रही है। तो इसका आंसर ए होगा और डी होगा। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा होगा, डी और ए। देखिए तो नंबर 4 कौन सा होगा, इसका मतलब परिघटना में व्याख्या की जाती है। तो प्रकाश सरल रेखा से गमन करता है और प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजर सकता, और अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा भाई साहब, आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पर छाया बन जाएगी। ठीक है जी, आप लाइट मारोगे और साइड में क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पीछे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत सारी होती हैं प्रकाश के जो कलर होते हैं, आपने देखा होगा विबग्योर, है ना जी। विबग्योर होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। यहाँ पर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, कौन सा कलर ऐसा होता है सम्मुख होता है, बता दीजिए वो कौन सा होता है, पीला होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, लाइट की स्पीड आपसे पूछने लगे। लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड जो होती है मेरे दोस्तों वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। ठीक है जी, 3 लाख किलोमीटर आप कह सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो ध्यान रखें। और ये बेटा स्पीड भी जो होती है वैक्यूम में होती है। ठीक है जी, वैक्यूम को बोलते हैं निर्वात, निर्वात में होती है। ठीक है जी, चलिए क्योंकि लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में बड़े कणों से महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। बेटा ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया है, टाइम वेस्ट ना करते हो, समय लगेगा। इसके कुछ डायमीटर्स होते हैं इनके मिट्टियों के, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात जो होगा दोमट मृदा की अपेक्षा क्या होता है, उत्तर होता है। आप वहां जाकर देखिए, आपको बिल्कुल पूरा पूरा एक्सपीरियंस नोट्स में भी दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण, ऐसा कौन सा विटामिन है, ये विटामिन है कोई, है ना, हमें नहीं पता कौन सा विटामिन है। विटामिन एक्स की हीनता या कमी के कारण मसूड़ों से खून बहने लगता है। देखो यहाँ पर आपको एक क्लिक कर दी होगी चीज, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी से मसूड़ों से खून आता है, तो आपको पता चली विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो मिलता है वो खट्टे पदार्थों से मिलता है, जैसे नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी वगैरह जो आप खाते हो, उससे विटामिन सी मिलेगा, खट्टी चीजें। ठीक है जी, ठीक है सर, मान लिया। उसके बाद बताया यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, मतलब ऐसा कोई खनिज है जिसको ये अवशोषित कर लेगा। आपको पता है कि विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में आयरन वगैरह भी है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि भोजन जेड में पाया जाता है, ऐसा कौन सा भोजन होता है जिसमें पाया जाएगा विटामिन जो होगा, ये जो जिसकी कमी से मसूड़ों में खून आएगा, ये विटामिन जेड में पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा, ये विटामिन जो पाया जाता है जेड में पाया जाता है। तो एक्स और जेड और वाई को पहचानिए। तो देखिए मैंने कहा विटामिन सी की कमी से क्या आता है, मसूड़ों में खून आता है, तो एक्स की जगह सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, सी। देख लीजिए एक्स की जगह कहाँ है, यहाँ सी इसमें दे रखा है। ठीक है जी, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। ठीक है, अगला देखिए, और इसमें वाई जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, वाई की जगह क्या है, आयरन आता। ठीक है, और आपका जेड है, और भाई साहब ये विटामिन सी जो पाया जाता है नींबू में, नींबू वंश में पाया जाता है। इसका मतलब खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी वगैरह, ये नींबू वंश। ठीक है जी, तो आंसर जो होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड होगा, विटामिन सी बाई आयरन और सिट्रस। सिट्रस एसिड होता है आंवला, संतरा, किन्नू, मौसमी, खट्टे पदार्थ। वो सिर्फ कितना खट्टा है, तो खट्टी चीज में आपका विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है मेरे दोस्तों। और विटामिन सी के खोजकर्ता जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, विटामिन सी के खोजकर्ता जो हैं वो हैं हॉलकट। कौन है जी, हॉलकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो समझिए पहला है ऑप्शन, विज्ञान विश्वासों की प्रणाली है, साइंस इज आ सिस्टम ऑफ बिलीफ। अगला है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, साइंस इज सोशल इन नेचर। चलिए, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। चलिए, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। नहीं भाई देखो, जहां ओनली आ रहा है तो वैसे ही गलत हो गया। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन की एकमात्र मार्गदर्शिका है, मतलब द साइंटिस्ट मेथड इज ओनली द गाइड द कंडक्टिंग रिसर्च। नहीं भाई, ये बात तो गलत हो गई। चलिए फिर कह रहा है कि विज्ञान अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्ट इन देयर वर्क। ऐसा तो नहीं है भाई साहब फिक्स होंगे वो, इस बात को तो आप ये भी गलत कह रहा है। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, है ना, निष्पक्ष होंगे भाई साहब। गलतियां भी होती है, वो भी सीखते हैं, डेली कोई ना कोई रिसर्च करते हैं, ढूंढते रहते हैं, इमेजिनेशन करते हैं पहले, मान कि ऐसा रहा होगा तो ऐसा रहेगा।
पहले साइंटिस्ट होगा, मान के चलिए उसके, जब सेब गिरा था तो सेब, न्यूटन जब बैठा हुआ था तो उसने पहले जब सेब ऊपर से नीचे गिराया तो उसने सोचा होगा यार ऊपर से नीचे क्यों गिराया है, ऊपर ही क्यों नहीं गया, साइड में क्यों नहीं गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी, पहले उसने इमेजिन किया होगा तब जाकर उसने रिसर्च किया होगा। ये बात गलत हो जाती है। और विज्ञान, इसका आंसर जो होता है बेटा वो होगा विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। भाई साहब जो साइंस होती है सोशल इन नेचर, साइंस साइंस ही तो है चारों तरफ। और भाई साहब आपको यही साइंस पढ़ाई जाती है जो आपके एनवायरमेंट के अंदर होती है, यही साइंस होती है। ठीक है जी, तो आंसर होगा कौन सा, सेकंड। चलिए अगला देखिए, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस कैरिकुलम मीन्स। देखिए कॉग्निटिव वैलिडिटी इन अ साइंस कैरिकुलम मीन्स, तो विज्ञान की पाठ्य चर्चा में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, समावेशन, इंक्लूजन ऑफ हाउ कंसेप्ट ऑफ साइंस इन्वॉल्व ओवर टाइम। ठीक है, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। चलिए पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, ये तो बात गलत ही है। ठीक है, तुच्छीकरण कह रहा है ना, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, ये भी बात गलत कह सकते हैं। उचित और मजेदार, मजेदार क्या चीज है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक सत्र के लिए अनुसार सामग्री का समझ, सही बात है भाई साहब। आपको विज्ञान के, आप शिक्षक को और विज्ञान की पाठ्य चर्चा में संज्ञानात्मक आपको बढ़ाना है, वैधता को बढ़ाना है। ठीक है, मेंटलिटी कॉग्निटिव जो है उसको बढ़ाना है। तो आपको करना क्या होगा भाई साहब, आपको क्या करना है, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक सत्र के अनुसार सामग्री प्रोवाइड करवाना है। आपको पता है आप 5वीं क्लास के बच्चे हो तो आपको 5वीं क्लास का मटेरियल दिया जाना चाहिए, ना कि 10वीं क्लास या 12वीं क्लास। ठीक है जी, क्या कहना चाह रहा है, तभी आपका जो माइंड होगा, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होगा अच्छा रहेगा सतर मेंटली। यदि आपको मान के चलो 5वीं क्लास का बच्चा है, 12वीं क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे दिया जाए तो भाई उसको प्रेशर बनेगा उसके कॉग्निटिव। ठीक है जी, संज्ञानात्मक विकास पर। तो शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक सत्र के अनुसार सामग्री का समायोजन, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्य चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस कैरिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। ऑप्शन ए है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ना चाहिए। भाई साहब एनसीएफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी, एनसीएफ के बारे में बात कर रहा है के अनुसार उच्च प्राथमिक विज्ञान के स्तर में क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, अवधारणाओं तथा गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब भाई साहब आपका कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। चलिए, अवधारणा को विशेषक उपागम द्वारा शिक्षक होना चाहिए, कंसेप्ट शुड बी टॉट। तो डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन आ रहा है, या डिसिप्लिन जो होती है एक प्रकार से गलत होता है। ठीक है जी, ये बात गलत हो जाती है। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता बढ़ेगा। नियम तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। ठीक है जी, आप नियम करोगे तो दिक्कत आ जाएगी भाई, ध्यान रखना, या नियम लाओगे रहेगी अलॉन्ग विद कंसेप्ट लॉ एंड द थ्योरीज टू बी द इंट्रोड्यूस। ठीक है, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, बिल्कुल ये गलत बात हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा भाई साहब वो कौन सा होगा, आपका अवधारणा और रोजमर्रा के अनुभव की समझ बढ़ाने के लिए जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये बात कंसेप्ट शुड बी लिंक्ड टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस, और अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना, ये भी। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए एंड बी, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। साइंस के बारे में ऐसा कौन सा सत्य है। एक साइंटिस्ट के तौर पर आपको सोचना पड़ेगा भाई। देखिए, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। भाई साहब ये बात बिल्कुल सही कही जा सकती है। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा परखा जाता है। चलिए मान लीजिए, परंतु वैज्ञानिक द्वारा नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा परखा जाता है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर एंड टेस्टेड बाय द कंट्रोल एक्सपीरियंसेस। चलिए, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। भाई साहब ये बात सही है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्या को हल करने में सक्षम होता है, ये भी सक्षम होता है। देखिए, आप एक साइंस के टीचर होने के मुताबिक, एक वैज्ञानिक होने के मुताबिक आप ये सोचें, इनमें से सबसे पहला पॉइंट क्या आपके माइंड में आएगा, क्या जनरेट होगा। आप पहले ये कर दोगे, या फिर आपने सबूतों के माध्यम से आप एक नियम बन जाएगा आपका। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई साहब, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर विश्वास करता है। इसका मतलब आप एक इमेजिन करते हो, ये कह रहा है ना, साइंटिस्ट जो होते हैं रिले हैवीली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। मतलब वो इमेजिनेशन करते हैं अपने कार्य पर, भाई साहब ऐसा करे तो ऐसा होगा, ऐसा ना करे तो ऐसा होगा। समझ रहे हो ना आप, तो ध्यान रखना, पहले इमेजिनेशन करेंगे तो इसका आंसर जो होगा भाई साहब वो कौन सा होगा, ए होगा, फर्स्ट होगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो ध्यान रखें, पहले इमेजिनेशन की जाती है, उसके बाद उस पर वो काम करेगा, फिर वो काम करेगा, फिर एक नई खोज करेगा, और खोज करेगा फिर वो समाज के सामने लाएगा, और समाज जब उसको अच्छा लगेगा, समाज को, तो कह रहा है ना, सिद्धांत वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वो नियम बन जाता है। तो लोगों को अच्छा सिद्धांत लगा, अच्छे लगता है, वो एक नियम बन जाता है, लॉ बन जाता है, न्यूटन के 3 लॉ थे ना जी, तो ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, ईशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। ठीक है जी। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों को पहचानने की ईशू कहाँ गलत हो गई। देखिए, ईशू कहाँ गलत हो जाती है। ईशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट, मतलब उसको मौसम संबंधी घटना के बारे में बताया जा रहा है, व्यक्तिगत कार्य किया जिसका अवलोकन करना है तुम्हें। ठीक है जी। आकलन संकेतों को पहचानने के ईशू कहाँ गलत, इसमें से कौन सा ऐसा गलत हो गया। एक मौसम संबंधी रिपोर्ट बना रही है वो कि आज बारिश हो रही है, कैसा होगा बारिश के दौरान, क्या समस्या आने वाली है, कैसा नहीं होगा। देखिए, वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है, मतलब कि वो डेली एक आंकड़े वेबसाइट से उठाती है और लिख लेती है। ठीक है ये बात, चलिए। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। सही बात है, ये भी भाई आंकड़े लगा रही है तो वहाँ दिया होगा भाई 2 दिन बाद बारिश होगी या नहीं होगी, गर्म हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्या ऐसा कंडीशन रहा होगा। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से वो कह सकती है भाई कि वो परिणाम पहुंचते कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है जी। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। और अगला कह रहा है कि वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। सही बात है ये भी, कि वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा, भाई आज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, आने वाले टाइम पर जो गर्मी आएंगे उसमें क्या हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या कल जो टेम्परेचर होगा वो 45 डिग्री सेल्सियस। ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है ना, चेंजिंग होते होते रहते हैं डेली, प्रतिदिन टेम्परेचर चेंज होता है। किसी दिन 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है भाई, रात का समय देख लेना आप। ठीक है जी, 2 से 3 बजे के आसपास। तो ये कह रहा है वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। भाई साहब नहीं, ह्यूमिडिटी जो होगी ना भाई साहब, ह्यूमिडिटी तो जब बारिश आएगी तो और बढ़ेगी। हवा के अंदर नमी बढ़ती है जब बारिश की बूंदें गिरती हैं। तो ध्यान रखना, ये बात वो गलत कह रही है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्द्रता बढ़ेगी तो वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, परंतु ये कह रही है कि आर्द्रता में कमी, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, थर्ड। इसका मतलब ये बात उसने रिपोर्ट है वो गलत दर्ज कर ली, ये बात भाई साहब ऐसा हो सकता है, परंतु ये बात गलत साबित हुई। ठीक है जी। तो ध्यान रखना ये बात गलत है भाई साहब। आर्द्रता में कमी होने से वर्षा संभावना बढ़ जाती नहीं और घट जाती है। यदि आर्द्रता कम होगी तो वर्षा की संभावना घटेगी, और आर्द्रता बढ़ा तो बारिश भी बढ़ेगी। ठीक है जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल गैप इन लर्नर। तो देखिए भाई, इनमें से शिक्षार्थियों की संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। क्या करना है, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। चलिए, उसके बाद है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। ठीक है। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, या फिर नियमित गहरा कार्य देना, गिविंग होमवर्क रेगुलरली। ये बात तो बिल्कुल गलत होती है। ठीक है जी। और ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स मान लिया ये भी। ऑर्गेनाइजिंग क्विक सीजन, जो आपका सेशन होता है, क्विज सेशन देना है। ठीक है, क्विज करते हैं ना। ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स, या प्रैक्टिकल स्किल्स ऑब्जर्व करनी है। देखिए भाई इसमें क्या होगा, संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए इसका मतलब आपको करना है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल गैप्स। ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग समझानी है, तो भाई साहब उसको क्या करना है, उसके सामने कोई भी एक स्ट्रक्चर बना देना है ना। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके सामने बताया जाता है ना, बेटा ये देखो देखो, ये उसको स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ये आपका क्या है, सेब है। ठीक है। जैसे मान के चलो उसने कभी शेर नहीं देखा है, तो भाई साहब उसको एक्चुअली क्या है भाई साहब, एक फोटो ला करके उसको दिखाई जाती है ये शेर होता है। देखा नहीं तो उसमें संकल्पना कल्पना बनानी कि भाई साहब ये शेर होता है, ये मांसाहारी होता है, ये जंगल का राजा होता है, ऐसे करके। तो ध्यान रखना वो क्या करेगा, अवधारणात्मक, ये क्या होता है, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करके। इसका मतलब हम कह सकते हैं यूजिंग कंसेप्ट मैप, मतलब कि मैप को यूज कर करके वो क्या कर सकता है, आपकी संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति होगी। इसका आंसर जो होगा भाई साहब कौन सा होगा, थर्ड होगा। चलिए आगे की तरफ चलिए। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्नलिखित में से सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। मतलब कि आप विज्ञान में पढ़ाने के लिए, अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब विज्ञान पढ़ाने के लिए लड़कियों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्नलिखित सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। इसका मतलब टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके साइंस के टीचर हो, साइंस को पढ़ाना है, बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है, परंतु एक कार्य को छोड़कर आप हर तरीके से मोटिवेट कर सकते हो। चलिए, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, वैसे मान लीजिए वैसे साइकोलॉजी के अंदर जेंडर वाइज नहीं करना होता है, परंतु वो लड़कियों के बारे में कह रहा है, स्पेशल लड़कियों के प्रोत्साहन बढ़ाना है। ठीक है। अदरवाइज यदि साइकोलॉजी के अंदर जेंडर वाइज करते हैं तो ये गलत होता है भाई, टीचर के लिए जेंडर वाइज नहीं करना होता।
तो लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है भाई, ये बात लड़कियों की क्लास है उसमें प्रोत्साहित कर सकता है। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। भाई ये बात तो गलत कह रहा है, ये तो बिल्कुल पूरा जेंडरवाइज कर दिया उसने। तो भाई तुम तो भाई कहते हैं कि लड़कों से ज्यादा जो हावी होती है वो लड़कियां होती हैं, वो तो हर फील्ड में है, ठीक है मान लिया भाई, पर इतना भी नहीं। ठीक है, ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई साहब। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना। ठीक है भाई साहब, महिला वैज्ञानिक को डालेंगे। देखो आपके सामने एक साइंटिस्ट है और ये आज हमारे द्वारा पढ़ाई गई स्टूडेंट्स थी और आज देखो कितना बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी है। चलिए ये बात ठीक है। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। इसका मतलब इंकरेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिन मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट साइंस। मतलब कि जो झूठ वूठ बना रखे हैं ना किसी ने, चाहे रूढ़ी या तो कोई कथन बना रखे हैं, भाई ऐसा हुआ, गलत जो चीजें बना रखे हैं, इस बात को भी शिक्षार्थियों को उससे जोड़ें। मतलब ये बात गलत है भाई, इसका मतलब ये बात सही है कि विज्ञान के बारे में मिथों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षकों को जोड़ें। भाई साहब जो गलत हो रहा है समाज में या फिर किसी ने झूठ बना रखा है तो उसको शिक्षार्थियों को बताएं, उनको जोड़ें, कनेक्ट करें, भाई ऐसा हुआ। भाई साहब इसका आंसर जो होगा, कह रहा है एक को छोड़कर, तो क्या होगा भाई साहब, ये बात कौन सी होती है, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, ये बात गलत सिद्ध होती है। इसका मतलब इसका आंसर जो कौन सा होगा, सेकंड होगा। ठीक है जी, आगे तरफ चलेंगे। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी, देखो अपसारी एक तो होता है कन्वर्जिंग और एक होता है डाइवर्जिंग, है ना। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा और डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, फैला हुआ। एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है खुले मुक्त प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चन सम करते हैं, और एक होता है क्लोज एंडेड मतलब कि चुनिंदा जो क्वेश्चन होते हैं जो बुक के अंदर से किए जाते हैं। तो विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। चलो गहन सोच को, इसका मतलब स्टिमुलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए मान लिए बात, बिल्कुल करता है भाई साहब। यदि आपसे पूछा जाए कहीं से भी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कौन सा भाई साहब, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब फैला हुआ, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया भाई। आप कैसे पूछ सकते हैं ना कि कहते हैं भाई उत्तर लेंस जो होता है वो कैसा लेंस होता है, वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, और अवतल लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। ऐसे ही आप समझिए। तो गहन सोच को प्रोत्साहित करने और विकसित करने करता है, स्टिमुलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करना, चलो ये बात सही या गलत हो सकती है, आगे पढ़िए। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। हाँ ये बात है, इट्स हेल्प डेवलपिंग थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजी। भाई आपसे कोई भी क्वेश्चन किया गया कि मान के चलो आपने शेर देखा है, छोटे बच्चे से कहा शेर देखा है, नहीं जी। अच्छा शेर नहीं देखा, फोटो में देखा, हाँ देखा है। अच्छा आपने पढ़ा है कभी क्या खाता है वो, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसके बाद सोचेगा, किसी से पूछेगा, है ना। तो ध्यान रखना, तो सोचने की युक्तियों को विकसित करना, ठीक है मान लिया। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। इसका मतलब इट हेल्प इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन लर्नर। बिल्कुल ये बात भी सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाता है ACD। ACD इसका मतलब सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, तो मतलब इट्स हेल्प डेवलपिंग थिंकिंग स्टडीज। ठीक है, ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई साहब, इसका जो क्या है, इसका जो ये नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा। कौन सा होगा, ACD। कौन सा होगा, ABD होगा। AB तो सही नहीं, ये तो सही है भाई, ACD होगा ना, ACD है, ये सही है, ये नहीं है भाई, गलत लिख दिया। इसका मतलब ACD, A, C और D। इसका मतलब यह शिक्षार्थियों को सही उत्तर करने में दिशा प्रदान करता है। तो वैसा ऐसा कुछ नहीं होता, तो ध्यान रखना। इसका क्या होगा, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षार्थियों और सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, ये बिल्कुल सही बात है। और यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब जो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ACD। ACD तो इसका आंसर होगा सेकंड होगा। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला देखिए, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। तो यूजिंग डेमोस्ट्रेटिव इन अ क्लासरूम predominantly involves learner in visual and auditory learning, visual learning only, visual auditory and kinesthetic learning and auditory and kinesthetic learning। ठीक है जी। तो दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना, दृश्य श्रवण और गतिबोध सीखना, या श्रवण और गतिबोध सीखना। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। मतलब कक्षा में कोई प्रदर्शन हो रहा है, का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, यदि मैं सामने चलो वो डांस नृत्य हो रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि दूसरा वाला जो होगा उसको क्या गाना मिल रहा है, शिक्षार्थियों जो शामिल हो रहे हैं उसको क्या मिलेगा भाई, उसको सुनने को, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ठीक है बात, केवल दृश्य तो होगा नहीं भाई साहब।
जब प्रदर्शन हो रहा है देख वो क्या करेगा, सुनेगा भी। उसके बाद दृश्य श्रव्य गतिबोध, यही होगा भाई। ठीक है जी, गतिबोध का मतलब ऐसा होता है कि भाई साहब आप भी कोई सिंबल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, श्रवण गतिबोध सीखना ये तो है ही नहीं। इसका मतलब होगा दृश्य और श्रवण सीखना। इसका मतलब आपके सामने कोई भी प्रोग्राम किया जा रहा है, जैसे मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे को देख भी रहे हो, है ना, दृश्य भी देख कर रहे हो और सुन भी रहे हो। ठीक है जी। अब ऐसे नाच तो रहे हो नहीं हो आप, या फिर हाथ वाथ फेंक रहे हो, ठीक है, मुझे सुन करके। तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए, दृश्य और श्रवण सीखना। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थी को शामिल करता है दृश्य और श्रवण सीखने से। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, आपके लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है जी, आपके एक कार्य हमें मोटिवेशन देता है। अब चलते हैं, अगली क्लास अगले दिन लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।